हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीड 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के बारे में इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। एंड देन आफ्टर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले ही, जिसे हम हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। सो अगर सब लोग एक्साइटेड हैं आज के इस टॉपिक को क्रैक करने के लिए, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश फिर से कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आप लोगों की एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं उस एनर्जी को इस सेशन में लगा सकूं टू मेक इट अ पावर पैक्ड तोड़ू फोड़ू सेशन। एक बार फटाफट बता दो ना क्या हाल चाल है सभी लोगों के। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। न्यू ग्लासेस, हाँ यस, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही थी दूसरे वाले में, तो आई चेंज माय ग्लासेस। थैंक यू थैंक यू। क्या डांस था गुरुजी, थैंक यू भाई। टीम ने मेरे कंसेंट के बिना ही मुझसे डांस करा लिया, पर कोई बात नहीं, आई एंजॉयड इट लाइक ऑलवेज। और बस सरप्राइजेस आते रहेंगे अब आने वाले कुछ दिनों में, आपके लिए सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस हैं, सो यू विल बी एंजॉयिंग देम। आराम से बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, क्या हम शुरू कर सकते हैं। आज हम लोग खड़े हैं यहां पर एक बहुत ही अद्भुत स्टूडियो में। यह स्टूडियो अद्भुत क्यों है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग पहले इस टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डीएनए हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है इन अ टिपिकल सेल। आराम से मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइएगा मेरे दोस्त। हेडिंग लिख लीजिए, लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल। सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट्स कंसिडर a diploid human cell. Let's consider a diploid human cell. नया स्टूडियो है तो राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी, उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। Let's consider a diploid human cell. अगर मेरे भाई diploid human cell है तो इसमें आपके कितने क्रोमोसोम होंगे खुद बताइए। अगर diploid human cell है तो इसमें आपके क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यस गुरुजी, डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉयड सेल में आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में लेके चलूं तो फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताई गई थी, एक चीज समझाई गई थी कि अगर आप हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए की बात करें तो उसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं ह्यूमंस में। तो आपने कहा था कि सर यहां 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर मेरे दोस्त मैं बात कर रहा हूं डिप्लॉयड ह्यूमन सेल की, किसी जनरल ह्यूमन सेल की, चाहे वो मेरे हाथ का सेल हो, चाहे वो मेरे गाल का सेल हो, चाहे वो मेरी आंख का सेल हो, अगर मैं अपनी बॉडी के किसी भी नॉर्मल सेल को बाहर निकालता हूं और मैं उसके अंदर डीएनए की ओवरऑल कैलकुलेशन करता हूं कि कितने बेस पेयर हैं, तो कितने हो जाएंगे, इसके डबल कर दो सर। 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर हो जाएंगे। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है गुरुजी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डिप्लॉयड कंटेंट of human cell is equal to 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब मुझे यह बताइए कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या था, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या था। अगर मैंने आपको यहां पर डीएनए बनाकर दिखाया है और डीएनए में मैं कह रहा हूं ये जो आपका 360 डिग्री टर्न है, इस 360 डिग्री टर्न में टोटल 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और इस टोटल 360 डिग्री टर्न की वैल्यू 34 एंगस्ट्रॉम है। तो मेरे दोस्त दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ सर, 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर आ रहे हैं, तो दो बेस पेयर के बीच में कितना गैप हुआ, 34/10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसी को मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.34 नैनोमीटर लिख सकता हूं। करेक्ट सर, आप यहां पे 0.34 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं 0.34 नैनोमीटर लिख दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। नैनोमीटर में अगर मैं कंटेंट ले रहा हूं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.34 नैनोमीटर। अब मेरे भाई मेरी बात को बहुत आराम से सुनना, बहुत गौर से सुनना।
0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है आपके दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का, ठीक है। और टोटल कितने बेस पेयर हैं एक ह्यूमन सेल में, वो आपके इतने बेस पेयर हैं। किसी भी ह्यूमन सेल को अगर आप निकालोगे डिप्लॉयड सेल को तो इतने हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डीएनए की लंबाई मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए is equal to, the length of human DNA is equal to 6.6 into 10 raised to the power 9 into 0.34 into 10 raised to the power minus 9। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा मीटर में आ जाएगा क्योंकि आपने नैनोमीटर को यहां पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है 10 raised to the power minus 9 लिख के। तो आपने क्या किया, यहां पे -9 से +9 काट दिया, -9 से +9 काट दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहां पर आपका आंसर आ गया 6.6 into 0.34। अब ये 0.34 है, इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 0.33 ले सकते हो आप। 0.33 को आप क्या बोलते हो, 1/3। जैसे 0.5 को आप बोलते हो 1/2, 0.33 आप बोलते हो 1/3। यानी क्या कर दो, ये जो 6.6 है इसको 1/3 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमारे हर सेल में पाया जाता है। और हमारी बॉडी में तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। तो सोच के देखो आपके सेल में इतना लंबा डीएनए कैसे फिट हुआ। इसकी पैकेजिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, अगर हर सेल का डीएनए निकाल के आप एक रस्सी की तरह जोड़ दें, एक रस्सी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और रस्सी दर रस्सी अगर आप एक लंबी बड़ी रस्सी तैयार कर दें, आपकी पूरी बॉडी का डीएनए निकाल के अगर आप एक लंबी रस्सी बनाएं तो आप इस अर्थ को मल्टीपल टाइम्स लपेट सकते हैं। इतनी लंबी रस्सी जो है आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2.2 मीटर लंबा आपका डीएनए ह्यूमन सेल में पाया जाता है। अगर आप थोड़ी और कैलकुलेशन करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस फॉर ई कोलाई। अगर आप ई कोलाई की बात करते हैं, फॉर ई कोलाई, मुझे आंसर आपसे चाहिए फॉर ई कोलाई। अगर आप ये आंसर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फॉर ई कोलाई दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो आपका कॉमन ही रहेगा, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, 0.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। एंड मेरे दोस्त यहां पे बेस कितने हैं, 4.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मोटा मोटा कितना निकल के आएगा। यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 1.36 mm निकल के आएगा। 1.36 mm यानी 1.36 मिलीमीटर निकल के आएगा। सीधा भी याद कर सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये आपने देखा, दिस इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। तो ये दोनों वैल्यूज आप सीधी सीधी याद कर सकते हैं। फॉर ह्यूमन डीएनए भी आप याद कर सकते हैं एंड फॉर ई कोलाई भी आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखिए, एक जो बैक्टीरिया है उसको तो हम लोग नेकेड आंखों से देख भी नहीं सकते। एक जो बैक्टीरिया है वो तो इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और उस माइक्रोस्कोप में भी ना दिखाई देने वाले बैक्टीरिया के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे आया। 1.36 mm भी कोई छोटा डीएनए नहीं है। अगर आपके पास स्केल है, जिससे आप नॉर्मली लाइन खींचते हो, वो जो आपके पास प्लास्टिक का स्केल आता है ना, ट्रांसपेरेंट सा स्केल आता है, उसके ऊपर मार्किंग्स बनी होती हैं, तो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है यूजुअली। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती हैं। इसे जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन 2 mm मान लो, 1.36 mm मतलब 2 mm के आसपास मान लो, तो 2 mm भी तो आपको दिखाई देता है ना स्केल पे अलग से बना हुआ। तो इतना लंबा है कि आपको दिख जाए आंखों से। कोई बहुत छोटे साइज का कीड़ा है, वो भी 1.5 से 2 mm का होता है, वो भी आपको आंखों से दिखता है, चलता फिरता दिखता है, उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। यस, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2.2 मीटर है, ये तो बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। यस, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत लंबी रस्सी कंसिडर कर सकते हैं जो कि इस बोर्ड से भी बड़ी होगी। ये जो बोर्ड है ये भी पूरा 2 मीटर का नहीं है, इससे भी लंबी रस्सी आपके एक सेल में फिट हो रखी है। और उस सेल की डायमेंशन क्या थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में चले जाओ एक बार। अगर मैं आपको बोलूं साइज ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो कितना बड़ा था आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल, खुद बताइए। साइज ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल आपका कितना बड़ा था, 1 से 2 माइक्रोमीटर था। यस, और अगर आप बोलें साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, साइज ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, तो आपका साइज ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल कितना हुआ, 10 से 20 माइक्रोमीटर हुआ। बिल्कुल हुआ, करेक्ट। अब ये जो आपका सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, खुद ही 10 से 20 माइक्रोमीटर का है, तो इसके न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए, तुक्का लगा दो। न्यूक्लियस साइज कितना होना चाहिए,
एवरेज भी अगर आप लेके चलोगे तो 1 माइक्रोमीटर के आसपास हो जाएगा, 2 माइक्रोमीटर के आसपास हो जाएगा, 3 माइक्रोमीटर के आसपास हो जाएगा। अब ये जो 1 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस है, अब दिस इज अ स्मॉल न्यूक्लियस। हाउ दिस स्मॉल न्यूक्लियस, हाउ दिस स्मॉल न्यूक्लियस accommodate a 2.2 meter large DNA, that is the game, correct, that is the game। अब हमें यह समझना है, हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो ये है कि इतना छोटा सा आपका न्यूक्लियस था, इस छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए, इस छोटे से न्यूक्लियस में जो कि आपको नेकेड आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसमें इतना बड़ा डीएनए जो है ये हमने कैसे फिट कर दिया। यानी कि इसकी पैकेजिंग बहुत एफिशिएंट है। आप कह सकते हैं द पैकेजिंग इज वेरी एफिशिएंट, आप कह सकते हैं द पैकेजिंग इज वेरी एफिशिएंट। तो ये एफिशिएंट पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे आपके प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में ये जो डीएनए है ये बढ़िया तरीके से पैक होता है। इतना बड़ा डीएनए किस हिसाब से आपका छोटे से न्यूक्लियस में या छोटे से सेल में फिट होता है वो हमें देखना है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, एक बार बता दीजिए। ये वैल्यू ऊपर नीचे भी हो सकती है, बहुत प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। हमारा मेजर कंसर्न ये नहीं कि अगर ये किसी का थोड़ा ऊपर नीचे भी आ रहा है, किसी का 1.4 आ जा रहा है, दैट्स फाइन, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आराम से देखिए, मैंने आपको कहा मैं कंसिडर कर रहा हूं एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। अगर मैं एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल को कंसिडर कर रहा हूं, यानी कि उसमें 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं एक हैप्लॉयड ह्यूमन सेल को कंसिडर करता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 23 क्रोमोसोम है, तो वहां पर आपके कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं डिप्लॉयड सेल को कंसिडर कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में गैप कितना है? 0.34 नैनोमीटर। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डीएनए की कंप्लीट लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ मेरे पास बेस पेयर है, और हर बेस पेयर के बीच में इतना इतना आपका डिस्टेंस है, इतना इतना गैप है। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2.2 मीटर जो है मेरा उत्तर निकल करके आ जाएगा। यही मेरा सही उत्तर है, यही हमारी प्रिसाइज लेंथ ऑफ डीएनए है। करेक्ट है, इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल का साइज अगर 10 से 20 माइक्रोमीटर भी मानो एवरेज, तो न्यूक्लियस का साइज 1 माइक्रोन होगा, 2 माइक्रोन होगा, 5 माइक्रोन होगा। मैं कह रहा हूं भाई 10 माइक्रोन होगा। न्यूक्लियस ये पूरे सेल में 10 माइक्रोमीटर साइज है। 10 माइक्रोमीटर भी तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा है। लेकिन मेरे भाई यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए आपने फिट कर रखा है। कैसे? ये हमारा आज का टॉपिक है। यस, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। इतनी बात सबको समझ में आई तो एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज जो है राइटिंग ठीक से बन नहीं पा रही है क्योंकि पहली बार मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं पढ़ा रहा हूं स्टूडियो में। आता बहुत हूं मैं, पर क्लास जो है बहुत लंबे अरसे बाद ले रहा हूं मैं, शायद 2 ढाई 3 साल बाद ले रहा हूं, है ना। आई ठीक है, अरे इस पे इतना सीरियस नहीं होना है भाई, है ना, इसको काट ही दो चाहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ रैंडम कैलकुलेशन करके दिखाई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आ जाओ, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब हम प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? क्या मुझे बताइए, डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स? नहीं गुरुजी, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तभी हम क्या कहते हैं? तभी हम इसे प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यानी मेरे दोस्त यहां पर आपका बिल्कुल भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए, बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या हो जाएगी? वो ये हो जाएगी कि आपका डीएनए जो है इज नॉट स्कैटर्ड। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी पाया जाएगा, कहीं भी बिखरा हुआ होगा। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड रैंडमली, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड randomly, instead it is binded by proteins, it is binded by proteins। ठीक है, instead it is binded by proteins, instead it is binded by proteins and is present in a confined location, in a
कन्फाइंड लोकेशन। क्या कह रहे थे हम इसको बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर? इट इज कन्फाइंड टू अ लोकेशन known as न्यूक्लियोइड। इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड नाम का इलाका है जहां आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का पाया जा रहा होता है। और इस न्यूक्लियोइड को आपको स्टेबलाइज करने के लिए, अच्छे से स्टेबलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है मेरे बंधु? आपको प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। तो समझ लीजिए ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो रैंडमली कहीं भी नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिखरा हुआ है, बल्कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाएगा। स्पेसिफिक लोकेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है यहां बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। करेक्ट, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये जो डीएनए है किस चार्ज का होता है? गुरुजी आपने बताया था डीएनए जो है इस पे फास्फोरिक एसिड लगा होता है, क्योंकि डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है वो इस डीएनए को नेगेटिव चार्ज दे रहा होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको देखने को मिलता है डीएनए में। तो आपने क्या लिखा? ये जो डीएनए है दिस इज नेगेटिवली चार्ज। आप कहते हैं डीएनए जो है इट इज नेगेटिवली चार्ज। और ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है? ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड या ड्यू टू फॉस्फेट, सीधा सीधा ही आप बना भी सकते हो, PO4 3 नेगेटिव। और यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखे प्रोटीन्स। यहां पर आपने देखे प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज डीएनए को आपको स्टेबलाइज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज आपको कुछ ना कुछ और चाहिए होगा जिससे कि दोनों की बाइंडिंग हो सके। तो प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज है एंड दे आर नोन एज पॉलीअमीन प्रोटीन्स। यहां पे आपने क्या लिखा इनको? पॉलीअमीन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स का नाम है पॉलीअमीन प्रोटीन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, यानी मैनी। यानी मैनी क्या है इसमें? अमीन ग्रुप है। और अमीन ग्रुप कैसा होता है? आपका NH3 पॉजिटिव होता है, यानी ये जो है पॉजिटिव चार्ज दे रहा होगा इस प्रोटीन को। तो प्रोटीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए हो गया नेगेटिवली चार्ज। क्या दोनों की दोस्ती हो जाएगी? दोनों की दोस्ती हो जाएगी, दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे और इस सेल में बिखरे हुए नहीं मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के चिपक जाएंगे। जिस जगह पर आकर के जुड़ेंगे, जो रीजन है जहां पर ये आपका पूरा का पूरा मसाला पाया जा रहा है, इस रीजन को हम लोगों ने प्यार से क्या कह दिया? न्यूक्लियोइड कह दिया। इस रीजन को हमने प्यार से क्या कह दिया? न्यूक्लियोइड कह दिया। यह हमें देखने को मिला है। ठीक है जी, एकदम ठीक है। यहां पर ये जो पॉलीअमीन प्रोटीन्स हैं, दीज आर लोअर लेवल ऑफ प्रोटीन्स। हम जिन प्रोटीन्स को जानते हैं, जिनके हम बात करते हैं, उन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। वो हिस्टोन प्रोटीन्स यहां प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। तो आप लिख सकते हो कि इन प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। यहां क्या बोल सकते हो आप? यहां आप बोल सकते हो हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहां नहीं पाए जाते। देयरफॉर lower level of proteins, therefore lower level of proteins, that is polyamine proteins are found. Polyamine proteins are found. लोअर लेवल ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीअमीन प्रोटीन्स जो हैं ये आपके देखने को मिलते हैं। ये है आपकी पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी हम लोगों ने क्या समझा, एक बार आराम से देखिए, एक बार दोबारा समझिए और उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की सैर कराता हूं यहां तक के टॉपिक की। मैंने क्या कहा कि प्रोकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा रहा डीएनए, खुला खुला पाया जा रहा है। लेकिन खुला पाए जाने का यह मतलब नहीं है कि कहीं भी बिखरा हुआ होगा, ऐरा गैरा नहीं है। यह अपनी एक पर्टिकुलर जगह बना लेता है। इस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये जो अड्डा है इसको न्यूक्लियोइड कहा। इस न्यूक्लियोइड में क्या है? आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है मेरे भाई, जो कि आपका स्टेबलाइज किया हुआ है बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन लगे हुए हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों था? फॉस्फेट की वजह से या फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। एंड मेरे दोस्त यहां पर जो आपके प्रोटीन्स हैं ये कौन से हैं? पॉलीअमीन प्रोटीन्स हैं, यानी इनमें मल्टीपल अमीन ग्रुप्स हैं, यानी आपके पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो नेगेटिव
और पॉजिटिव चीजों की दोस्ती हो जाएगी और आपका जो डीएनए है यहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन्स यहां पर नहीं पाए जाते, हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स यहां पर नहीं पाए जाते। हिस्टोन प्रोटीन होना यह आपका यूकैरियोट्स की पहचान है। यहां तक की बातें अगर सबको समझ में आई और यहां तक की बातें अगर आपने लिख डाली तो एक बार तुनिक तुनिक कर दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके और एनसीईआरटी की रीडिंग इस टॉपिक तक की मैं आपको करा सकूं। यहां तक की बात अगर आपने कर ली है तो एक बार मुझे झटपट कोई इंडिकेशन दे दीजिए इन द चैट सेक्शन। यस, बता दो मेरे भाई, यहां तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए इसी चीज को एक बार हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी में झांक लेते हैं। देखिए सेम चीज लिखी हुई है कि दो जो आपके बेस पेयर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, वो है आपका 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम कह लो, ठीक है। और लेंथ ऑफ डीएनए अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेट करना चाहें एक टिपिकल ह्यूमन सेल की, समझ लीजिए आप ह्यूमन सेल ले रहे हैं जो कि आपका डिप्लॉयड है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इसमें हो जाएंगे और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है 0.34 नैनोमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 मीटर के आसपास की लेंथ आ जाएगी। जबकि न्यूक्लियस का साइज अगर आप देखें तो 10⁻⁻6 मीटर है, यानी 1 माइक्रोमीटर के आसपास है। तो इतनी बड़ी डीएनए की पैकेजिंग इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे हो पाती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप प्रोकैरियोट की बात करें यानी ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में जो है दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोट है तो इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीएनए कहीं गिरा पड़ा फिर रहा है, ऐसा नहीं, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज है तो इसको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत है जो कि आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियोइड नाम की जगह पर पाए जा रहे होते हैं। तो डीएनए जो है ये आपके लार्ज लूप्स बना लेता है और प्रोटीन्स से ये बाइंडेड होता है, यानी गोल मटोल सा आपका डीएनए होगा और आपके प्रोटीन्स उसको बाइंड करके बैठे होंगे। ये बात हमने देखी, ये बात हमने सीखी, इतनी बात हमने जानी है बस, और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। यहां तक की बातें सबको चमकी, सबको समझ में आई? एक बार फटाफट बताइए। यहां तक की बातें सबको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बहुत टेक्निकल नहीं पढ़ा है, बहुत बेसिक बेसिक लेवल की बातें करी हैं जो हमें बचपन से ही पता है। जब हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे थे, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी सेम वही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे पढ़ाई गई, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी। यस, करेक्ट। अब मेरे भाई अगर आप बात करें यूकैरियोट्स की, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। क्या हेडिंग डालने गुरुजी? डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, करेक्ट। अब यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो यहां कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन कौन है, आराम से सुनिएगा। इन यूकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड। प्रोकैरियोट्स में आपके हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन यहां आपके हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। जब बहुत हायर लेवल की पैकेजिंग होती है, जब आपका क्रोमोसोम बनाना होता है फाइनली एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, जब डीएनए को इतना बढ़िया तरीके से पैक किया कि क्रोमोसोम ही तैयार हो गया, एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, दैट इज क्रोमोसोम फॉर्मेशन के दौरान, दैट इज क्रोमोसोमल फॉर्मेशन, some high level of proteins are needed, some high level of proteins are needed for packaging, some high level of proteins are needed for packaging. These proteins are called as इन प्रोटीन्स को क्या कह दिया? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एनएचसी प्रोटीन्स। इनका भी नाम आपने सुना हुआ होगा, ये भी आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में बता दिया गया था। एनएचसी प्रोटीन यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स,
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसी प्रोटीन्स इनको कहा जाता है। यानी दो प्रकार के तत्व हैं, दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो हमें यहां पर हेल्प कर रहे होंगे यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए। पहले जो आपके प्रोटीन है इन्हें कहा गया हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड दूसरे जो आपके प्रोटीन है इन्हें कहा गया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल। ये क्या हो गया? ये क्या हो जाता है मेरे साथ डेली डेली? देखो मैं आपके सामने ही करता हूं सब कुछ, है ना, ऐसा कुछ है नहीं ये, लेकिन अपने साथ बहुत फ्रीक्वेंट होता है, वेरी फ्रीक्वेंट। पता नहीं क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है मुझे खुद ही नहीं पता कि डेली हमारा बोर्ड हैंग हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मसाला उठाते हैं, पहले 2 लाइन उठा के देखते हैं। हाँ मित्र तुम ऊपर जाओ, इसका मतलब ये बोर्ड जो है ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है इकट्ठा। अपने जैसी है इसकी फितरत भी, ज्यादा लोड दे दो तो कबाड़ा कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है बेसिक लेवल पे हेल्प करते हैं आपके डीएनए को पैक होने में, और आगे चल के एनएचसी प्रोटीन नाम की चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये आगे चल के एडवांस लेवल पे पैकेजिंग कर रहे होते हैं आपकी डीएनए की। जब डीएनए आपका अच्छे तरीके से पैक होकर क्या बना रहा होता है, क्रोमोसोम बना रहा होता है, उस टाइम पर ये जो है काम आते हैं। करेक्ट? कुछ तो है भाई, कुछ तो है, अदरवाइज अपने साथ ही ऐसे कारनामे हो इतने तो हम खास नहीं, कुछ तो बात है अपने में, है ना। तो यहां पर देखिए एक और बात लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, आराम से देखिए। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये डीएनए के साथ कैसे जुड़ते हैं, है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ कैसे जुड़ते हैं, आराम से देखिएगा। दीज हिस्टोन प्रोटीन्स, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, दीज हिस्टोन प्रोटीन्स makes octamer for binding with DNA, for binding with DNA। अगर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड कराना है तो हमें हिस्टोन का ऑक्टामर बनाना होगा। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? ऑक्टा का मतलब होता है 8, एंड मर का मतलब क्या होता है? यूनिट, है ना। ये हिंदी वाला मर नहीं है, इधर मर उधर मर ये वाला नहीं है। मर का मतलब होता है यूनिट, जैसे आप मोनोमर, पॉलीमर ये सब बात करते हैं उसी प्रकार का मर है ये। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी 8 छोटी छोटी यूनिट्स देखने को मिलती हैं जो मिलकर के ऑक्टामर बनाती हैं। तो यहां पर आपका हिस्टोन का एक डाइमर देखने को मिल रहा है। डाइमर बोले तो गुरुजी 2 यूनिट, ये है आपका डाइमर, ठीक है, एक डाइमर हो गया। फिर ये दूसरा डाइमर हो गया, इसको दूसरे कलर से मैं क्या कर देता हूं, टैग कर देता हूं। फिर ये आपका तीसरा डाइमर हो गया, इसको और तीसरे कलर से मैं टैग कर देता हूं, करेक्ट। एंड फिर ये आपका चौथा डाइमर हो गया, इसको और चौथे कलर से मैं टैग कर देता हूं। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के डाइमर हो गए। तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के मैं नाम लिख देता हूं, इन हिस्टोन प्रोटीन्स के मैं नाम लिख देता हूं। ये जो 2 हिस्टोन प्रोटीन है, इन दोनों हिस्टोन प्रोटीन का नाम है H2A, H2A, H2A। ये जो दोनों है इनका नाम है H2B, H2B। ये जो दोनों है इनका नाम क्या हो जाएगा? H3, H3। और ये जो दोनों है इनका नाम क्या हो जाएगा? H4, H4। तो ये टोटल आपकी 4 अलग अलग प्रकार की हिस्टोन यूनिट्स हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। इन चारों को जोड़ के कितनी यूनिट्स हो गई, खुद बता दीजिए सर। इन चारों को जोड़ के आपकी टोटल यूनिट जो हो गई वो हो गई आपकी 8। यानी अगर आप इन सब को टोटल कर देते हैं, इफ यू मेक अ टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज, तो ये पूरा का पूरा मिला के जो मुजस्सिमा हम लोगों ने तैयार किया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। टोटल 8 यूनिट हमारे पास हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, 2 थे आपके पास H2A, प्लस 2 थे आपके पास H2B, प्लस 2 थे आपके पास H3, प्लस 2 थे आपके पास H4। 2 2 2 2 करके हमने यहां पर यूनिट जोड़ी और टोटल हो गई आपकी 8 यूनिट्स। इन 8 यूनिट्स को मिला करके हम लोगों ने क्या कह दिया? आपका हिस्टोन ऑक्टामर कह दिया। इसका नाम क्या हो गया? मिस्टर ऑक्टामर हो गया। 8 यूनिट्स को जोड़ के हमने ऑक्टामर बनाया। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, करेक्ट। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है, इसकी एक खास बात है। ये जो हिस्टोन है, इस प्रोटीन की एक खास बात है। क्या खास बात है? आराम से सुनिए। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो हिस्टोन को कैसा होना चाहिए? सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सिंस डीएनए इज
नेगेटिवली चार्ज। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जो कि वो है ही बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, अगर डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, देयरफॉर हिस्टोन हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर हिस्टोन हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिस्टोन को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिवली चार्ज होना पड़ेगा मेरे बंधु, तब जाके ये जो है डीएनए के साथ बाइंड कर पाएगा। और अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज होना है तो इसको किस प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन किसका बनता है? अमीनो एसिड का। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज होना है तो इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। क्या बोला हमने? ये आपके प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। आपको यहां क्या करने हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स बनाने हैं, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा रखने हैं। बेसिक अमीनो एसिड जिनमें आपका अमीनो ग्रुप ज्यादा हो, अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोटीन है ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। करेक्ट। तो आपने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज होगा हिस्टोन, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप जो है आपके ज्यादा होते हैं। एग्जांपल अगर आप देखें बेसिक अमीनो एसिड के, तो कौन हो जाएंगे? सबसे ज्यादा बेसिक जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। बहुत बार पूछा गया सवाल है, पीवाईक्यू में भरमार है इस सवाल की। लाइसिन और आर्जिनिन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि बेसिक होते हैं, यानी जिन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जो है प्रोटीन बनाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स पे डीएनए जो है लिपट जाता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और वो स्ट्रैंड का बना हुआ होता है, तो वो सांप जैसा है। और मेरे भाई ये जो है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, ये नागमणि जैसा है, तो मेरे भाई क्या होता है? इसके अराउंड जो है लिपट जाता है एकदम, है ना। तो दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहां तक जो बातें हमने पढ़ी वो मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक प्यारा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आराम से देखिएगा, ठीक है? आराम से देखिए। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। भाई यूकैरियोट में जो डीएनए है ये भी बढ़िया तरीके से हमको क्या करना होता है? पैक करना होता है, ठीक है? तो यहां पर इफ यू टॉक अबाउट ए यूकैरियोट, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम में डीएनए पैक्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे भाई हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स जो हैं ये आपकी बेसिक लेवल ऑफ पैकेजिंग कराते हैं, और जब एडवांस लेवल की पैकेजिंग करानी आती है तो एनएचसी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसको बांधने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड के बनते हैं, यानी इनमें अमीनो ग्रुप जो है आपके क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो लाइसिन और आर्जिनिन इनमें ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। ये बात भी हमने बढ़िया तरीके से नोट करी। तो हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए आपको लाइसिन आर्जिनिन की जरूरत है, और हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट्स मिलकर 2 यूनिट ऑफ H2A हिस्टोन, 2 यूनिट ऑफ H2B हिस्टोन, 2 यूनिट ऑफ H3 हिस्टोन एंड 2 यूनिट ऑफ H4 हिस्टोन, ये मिलकर के टोटल 8 यूनिट बना लेती हैं, एक ऑक्टामर बना लेती हैं। इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। ये आपका मेन हिस्टोन ऑक्टामर है जो हमने देखा। करेक्ट। इतनी बातें सबने नोट कर ली हैं। एक बार फटाफट बताइए, एक बार फटाफट बताइए। अगर आप थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक और पॉइंट मैं यहां पर लिखा देता हूं कि सबसे पहले सबसे बड़ा होवे सेल, सेल के बाद सेल के अंदर क्या होवे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है आपका? डीएनए, है ना। और डीएनए के भी एक छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं? आपका जीन कहते हैं। तो जीन और छोटा हो गया। तो अगर आप देखना चाहें तो यूजुअली ये आपकी हायरार्की हो जाती है, बड़े से छोटा। अगर आप साइज की बात करें तो सेल सबसे बड़ा है, सेल में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में है डीएनए, और डीएनए का टुकड़ा जो कि प्रोटीन बनाने में मददगार साबित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका जीन। आप चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, ऐसे फ्री में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये जो हिस्टोन ऑक्टामर हमने बनाया है इसके अराउंड डीएनए लपेट देते हैं। अब हम इसके अराउंड क्या करते हैं? डीएनए लपेट देते हैं। तो हमने क्या किया? लेट्स से दिस इज एन ऑक्टामर। ऑक्टामर को सिंपल बनाओ थोड़ा। लेट्स से ये हमने ऑक्टामर बना दिया, इसे मैं क्या कह रहा हूं? ऑक्टामर कह रहा हूं। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो मैं पतला सा नाग बना रहा हूं इसके अराउंड, इसको मैंने क्या कह दिया? डीएनए कह दिया, ठीक है। तो मैंने 2 डायग्राम बनाए। मैंने क्या कहा? सबसे पहले ये जो मैंने तैयार किया है, दिस इज ऑक्टामर, दिस इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, तो इसे हिस्टोन ऑक्टामर मैंने कहा। एंड दिस इज डीएनए,
ये आपकी डीएनए की स्ट्रिंग है जो यहां पर मैंने बनाई। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहां पर बनाई। अब हिस्टोन ऑक्टामर है, बार बार 8-8 यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही डायग्राम रख लेते हैं। तो समझ लीजिए ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये चौथा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये पांचवा हिस्टोन ऑक्टामर है, छठा ऑक्टामर, सातवां ऑक्टामर, आठवां ऑक्टामर एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपके ऑक्टामर यहां पर बने हुए हैं। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर डीएनए लपेटना शुरू कर दिया। ठीक है, डीएनए लपेटना शुरू कर दिया। यहां पर हमने डीएनए लपेटा, ये लपेटा, ओहो क्या डीएनए लपेटा है, ये हमने डीएनए लपेटा है, पीछे गया, आगे से वापस आया टॉय, ये हमने पीछे भेजा, आगे से वापस आया टॉय, ये हमने पीछे भेजा, आगे से वापस आया टॉय, ये पीछे भेज दिया, आगे से वापस आया टॉय, ये हमने पीछे भेज दिया, आगे से वापस आया टॉय, ये पीछे भेजा, आगे से वापस आया टॉय, ये हमने पीछे भेजा, आगे से वापस आया टॉय, ये हमने पीछे भेजा, आगे से वापस आया टॉय। ये आपका डीएनए लिपटा हुआ दिखाया हमने ऑक्टामर के अराउंड। अब मेरे भाई क्या होता है, ये जो आपका ऑक्टामर है, ये जो डीएनए है, ये जो दो आपके स्ट्रक्चर्स है ना, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कनेक्टर भी चाहिए होता है। तो यहां पे क्या आता है, एक लिंकर हिस्टोन भी आता है, एक लंबा सा हिस्टोन भी लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन, जो दो इन स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, लिंकर हिस्टोन। इसका काम ही है दो आपके जो ऑक्टामर है इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। तो इसका नाम क्या हो जाता है, लिंकर हिस्टोन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, लिंकर हिस्टोन हो जाता है। सो दिस इज द लिंकर हिस्टोन जो मैंने यहां पर बार बार बना लिया है। करेक्ट है, इसको भी हम लोग लेबल कर देंगे, आराम से देखिएगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला, अब यहां पर मैंने बोला दिस इज ऑक्टामर, दिस इज ऑक्टामर, दिस इज लिंकर हिस्टोन, दिस इज लिंकर हिस्टोन। H2A, H2B, H3 और H4 नाम हम लोग यूज कर चुके थे, H1 रह गया था, ये H1 जो है इसको लिंकर हिस्टोन कहा जाता है। ये क्या है आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है। मुझे खुद बताइए, आराम से सोचिए, बहुत प्यार से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, खुद बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो ऑक्टामर है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो क्या ये बात गलत है? सर ऑक्टामर जो है ये किसका बना हुआ है? सर इसका पूरा नाम है हिस्टोन ऑक्टामर, यानी ये हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। और हिस्टोन प्रोटीन खुद जो है लाइसिन और आर्जिनिन के बने हुए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड थे। तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होगा? बिल्कुल गुरुजी, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। डीएनए में ही एन आता है यानी ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। तो मेरे भाई डीएनए जो है ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या लिपट जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के अराउंड? तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है इट कॉइल्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्टामर, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर। ऑक्टामर के अराउंड ये डीएनए जो है लिपट जाता है। अब ये जो लिपट गया है तो ये कितने राउंड मारेगा? आराम से सुनो, ये कितने राउंड मारेगा? एक राउंड मारा पूरा, और दूसरा राउंड जो है ये मारा आपका 3/4, यानी कितने राउंड मारे? 1.75 राउंड मारे। तो आपके कितने राउंड मारे? डीएनए कॉइल्स अराउंड 1.75 राउंड्स ऑन ऑक्टामर। ऑक्टामर के अराउंड 1.25 चक्कर इसने लगा लिए, 1.25 चक्कर इसने लगा लिए। ठीक है, एकदम ठीक है। और डीएनए अगर 1.25 चक्कर लगा रहा है तो कितना लंबा डीएनए लिपट गया? अगर आप बेस पेयर में काउंट कर पाए तो आप कहेंगे अराउंड 200 बेस पेयर आर कॉइल्ड अराउंड 1 ऑक्टामर, आर कॉइल्ड अराउंड 1 ऑक्टामर। एक ऑक्टामर के अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए जो है ये कॉइल कर गया, 200 बेस पेयर का डीएनए जो है वो कॉइल कर गया। ये आपने देखा, करेक्ट। तो यहां पर ये जो डीएनए है और ये जो ऑक्टामर है, जब इन दोनों की दोस्ती हो गई, जब मेरे भाई आपका एक ऑक्टामर था और इसके अराउंड डीएनए लिपट गया, 1.25 चक्कर उसने काट दिए, जब इन दोनों की दोस्ती हो गई तो इन्हें एक नया नाम दिया। इन्हें क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम। इन्हें क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला डीएनए प्लस ऑक्टामर, इसको मैंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम, इसे मैंने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। तो ये भी एक न्यूक्लियोसोम, ये भी एक न्यूक्लियोसोम, ये भी एक न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कौन करे? लिंकर। दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कौन करे? लिंकर। दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कौन करे? लिंकर। दो न्यूक्लियोसोम लिंकर, दो न्यूक्लियोसोम लिंकर, दो न्यूक्लियोसोम लिंकर, दो न्यूक्लियोसोम लिंकर। दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम, लिंक करने का काम है लिंकर साहब का। तो H1 का काम क्या है? लिंकर का काम क्या है? इट लिंक्स और कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोसोम्स, टू न्यूक्लियोसोम्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात भी हमको समझ में आ गई। यस, ये बात भी हमको क्या हो गई? समझ में आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम यहां पर एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं। इस डायग्राम को हम कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड का मतलब क्या होता है? बीड का मतलब होता है मन का। तुम्हारे मन का या मेरे मन का नहीं, वो मन का जो माला में पाया जाता है ना, वो मन का, यानी मोती। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, है ना। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, जो तुम्हारे दिमाग का खुल जाता है पेपर देखते ही, धागा, है ना। ये आपका क्या है? ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का। ठीक है, इसे मैं क्या कह रहा हूं? बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, यानी जैसे माला के मोती को बांध के कौन रखता है? माला का धागा। इसी प्रकार से यहां पर ये जो छोटे छोटे मोती हैं, इनको बांध के कौन रखेगा? ये डीएनए नाम का धागा। तो ये जो छोटा सा मोती है, ये जो छोटा सा बीड है, इस बीड को क्या कहेंगे? ये सिर्फ ऑक्टामर नहीं, इसके ऊपर डीएनए भी लिपटा हुआ है, तो इस बीड को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। इस बीड को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और ये जो इसके बीच का धागा है, ये जो इसके बीच का धागा है, जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कह देंगे? डीएनए कह देंगे, या आपका थोड़ा सा क्रोमेटिन कह देंगे। और क्रोमेटिन का भी स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट? डीएनए है, जो कि आपका यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है? यस सर, ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। करेक्ट। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि धागा है जो कि क्रोमेटिन या डीएनए है, एंड आपके जो मोती हैं इन्हें न्यूक्लियोसोम कहा जा रहा है। तो ये न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम, यही पूरे क्रोमेटिन की जान है। यस, तो इसे रिपीटिंग यूनिट भी कहते हैं कि पूरे क्रोमेटिन में अगर आप देखोगे तो क्रोमेटिन में क्या होता है? आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में बताया भी था कि क्रोमेटिन में आपका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। जो मेन चीज है उसमें जो सबसे ज्यादा है वो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो मेरे भाई यहां पे क्या है? ये आपका एक तरीके से, क्या कर रहे हो यार? डकैत साहब आए हो आज? क्या कर रहे हो गुरुजी क्या है? यार? नहीं हो चलना है भाई साहब। चलना तो है, पर इनको बताया जाए कि हम कहां जा रहे हैं, ना बताया जाए? पहले ये बताइए आप। यार बताना जरूरी नहीं है, तो मिशन है। अब मिशन ऐसे पहले थोड़ा ना बताया जाता है। हाँ, अब सीक्रेट एजेंट है हम लोग, पकड़े और जाएंगे क्या, फिर हम लोग। सीक्रेट एजेंट है भाई हम लोग। टोपा पहन लो सर, आप धुरंधर फिर से। धुरंधर धुरंधर की तरह दोनों भाई टोपा पहन लेते हैं, दोनों भाई टोपा पहन के। इससे पहले पकड़े जाए, हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। हमें कोई नहीं जानता, हम हाँ। रहमान डकैत के छोटे भाई। हाँ, ठीक है, चाय कॉफी के साथ। टोपी ज्यादा नीचे चलेगी मेरी। कैसा चल रहा है गाइस? ठीक है भाई साहब, सर को किडनैप करने आए, हिंदुस्तान की आवाम जानना चाहती है मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। आखिर ये मिशन 100 है क्या? मेरे को खाना खाना खिला देना बस 3 टाइम, मेरे को ले चलो आप। अभी किडनैपर है भाई। मैं तो पहले ही किडनैप हो जाऊंगा। मतलब घर वाले उम्मीद छोड़ चुके तुमसे। घर वाले खुद कहते हैं इसको ले जाओ, रोटियों में ले जाओ। नीट नया मतलब उम्मीद छोड़ चुके एकदम। कोई दिक्कत पर नहीं। अब एक नई उम्मीद जगेगी सर। अच्छा, सारी उम्मीद जगा रहे हो एकदम। भाई साहब? उम्मीद जगाने के लिए हम लोग जा रहे। अरे चल लो यार, अब तो चल लो, इतने देर कर दिए भाई। लुक सही है ना भाई अपना? देख लो लुक सही है कि नहीं? एक नंबर सर। हाँ, ये भी किसी का है, ये भी किसी और का है, सब डकैती थोड़ी करके देर आ पहले मैंने ही पहनी हुई थी। रहे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था ना यार। नहीं नहीं, सही है। ठीक है। और भाई यकीन 2.0 है ना? लेकिन 2.0 सर। और भाई कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अरे क्या बात है यार। ठीक है, मिशन 100। हाँ, आज मैं पूरा कटप्पा वाले मूड में लग रहा हूँ भाई। ठीक है, बस चाकू मारना रह गया। तलवार निकालो, मेरी तलवार निकालो, मेरी तलवार निकालो यार। ठीक है, फिर क्वेश्चन यही आएगा कि आखिर कटप्पा ने बिपिन सर को क्यों मारा। पर मैं बाहुबली भी तो नहीं। मैं तो पहले घुटने टिका दूंगा। ऐसे आपसे तो लड़ाई में क्या ही करे सर। अरे नहीं यार, दोनों भाई लड़ाई एकदम। करने की जरूरत ही नहीं है यार।
हम लोग कैमरा के बाहर लड़ाई करते हैं। हम सब धुरंधर हैं भाई। हाँ ठीक है, अपने आपको अपने मिस यू फील्ड बोल में। रहे हैं सर। अरे मैं भी बहुत अच्छा मिस आपका करता पार्ट हूँ। खत्म हो गया क्या इसमें? हाँ हाँ, आज अरे शाम से रिवीजन चालू है। अरे बाप रे। आज से तहलका मचने वाला है इनके रिवीजन साथ। का नाम मतलब सर, मेरे ना समरी लेक्चर नहीं जा रहे हैं टाइम पे। अरे बच्चा मेरी बैट बजा देगा। चलते चलते हैं, मैं भी रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलो कोई नहीं, आ जाओ सर, मिशन स्टार्ट करते सर हैं। मिशन बिल्कुल भूले स्टार्ट तो नहीं करते हो हैं। ना भाई? बिल्कुल नहीं भूले सर, अब आजकल वही याद है, सपनों में भी आ रहा है। मिशन भूलना नहीं है। बिल्कुल सर, मिशन मकसद 100, याद है मुझे। मिशन 100, मिशन शेर। सिलेक्शन इन नीट 2026। ठीक है, यस। ओके गाइस, कॉफी के साथ की विदा लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा, शाम को बिल्कुल। 6 बजे मिलना ना भूले मेरे मेरे रिवीजन क्लास में। बाय बाय। डन सर, बाय बाय सर, टेक केयर। तो दोस्तों कुछ आ रहा है एक तगड़ा मिशन, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं, है ना। मिशन इज मिशन, हमें सीक्रेट एजेंट के तौर पे भेजा गया है यहाँ पर। और मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टूडियो किन का है। अभी इससे पहले आप लोग चौंक जाएं, ये स्टूडियो है हमारे प्यारे मालिक अलग सर का। तो बहुत दिनों बाद यहां से कक्षाएं ली जा रही हैं, तो हम कुछ काम से आए हुए थे और बहुत जरूरी काम है। कल तो तुम लोगों ने ऐसे ही देख लिया मुझे डांस करते हुए, नाचते गाते हुए, लेकिन दैट वाज जस्ट वीडियो जो कि मैं देना चाहता था आप लोगों को कि हाँ भाई कुछ तो आने वाला है। अब क्या आने वाला है वो हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को वक्त के साथ बताएंगे। धीरे धीरे परत दर परत चीजें उतरेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, बिकॉज वी आर जेन्युइनली क्रिएटिंग समथिंग अमेजिंग फॉर यू, है ना। पूरी टीम लगी हुई है, अलग से लगे हुए हैं, अ लॉट ऑफ मेंबर्स आर इंक्लूडेड। कुछ बहुत तगड़ा तैयार हुआ है, जब भी आएगा पता लग जाएगा। इट्स बेटर कि आप इंतजार करें, है ना। आइए अब सीधा तोड़फोड़ मचाते हैं। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर था ये हमको समझ में आ गया था, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है ना। इतनी बात भी हमको समझ में आ गई थी। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम की बात कर ली, हम लोगों ने यहां पर जो है क्रोमेटिन की बात कर ली। ओवरऑल मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक कॉइलिंग दिखाता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉइलिंग ओवर हियर। तो कुछ मांग के लाए हम, हमारे पास कुछ था नहीं तो कुछ मांगा है, कोशिश करेंगे कि ये सेफली जो है पहुंच जाए मित्र तक, ठीक है। तो यहां पर देखिए, दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर डीएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, आई एम पैकेजिंग दिस डीएनए, यानी मुझे क्या करना है, इस डीएनए ने इतनी जगह घेर रखी है कि मैं आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। इस डीएनए ने इतनी जगह घेर रखी है कि मैं आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हूं। इस पूरे बोर्ड को ढक सकता है डीएनए। आज के दिन में इसके पास इतना स्पेस है। नाउ आई नीड टू पैक दिस डीएनए, आई नीड टू पैक दिस डीएनए। तो मैं थोड़ा ढंग से पैक कर लेता हूं, थोड़ा इज्जत से, थोड़ा तहजीब से पैक करेंगे, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, एक यहां पर ऐसे बेंड मार दिया, ठीक है। यानी एक बार इसको मैंने पैक किया तो ये आधी जगह घेरने लगा, ठीक है। पहले जितनी जगह घेर रहा था उसकी आधी जगह घेर रहा है, और बेंड कर दिया, अब एक चौथाई जगह घेर रहा है। अब मैं इसको और बेंड कर दूं, और कम जगह घेरेगा, और ऐसे करके मैंने क्या कर ली, एक लंबी सी रस्सी बना ली। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको कॉइल कर सकता हूं। अगर मैं इसको कॉइल करूं तो देखना खुद ब खुद कॉइल होगा, अगर ये हो पाया तो। देखो सूती चुन्नी से मैंने ट्राई किया था, पर आज मेरे को स्टूडियो आना पड़ा भाग के, तो मैं अपना जो गमछा और चुन्नी है वो घर पे ही भूल गया। तो मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूं, इफ इट वर्क्स। अगर वर्क नहीं किया तो आप घर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉइल करूंगा, है ना। अभी बीन बजाऊंगा, आराम से सुना। अरे बहुत लंबा है भाई, कितना लंबा है। बीन का बीच में ढोलक निकल गया। मेरी बीन का गला बैठ गया। अरे अरे, ठीक है। ठीक है, ये देखो करेक्ट है, सीधा है गुरुजी, सीधा है। आपने जस्ट डीएनए को कॉइल किया है। अगर आपने डीएनए को कॉइल किया है और अब मैं इसको छोड़ भी दूं तो ये खुद ब खुद सुपर कॉइल हो जाएगा। टिडिंग 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 टिडिंग, क्या ये सुपर कॉइल हो गया खुद ब खुद। देखो अभी मैं इसको अगर और टाइट कर दूं, थोड़ा और टाइट कर दूं, तो कॉइल से सुपर कॉइल खुद होगा। अगर ये अभी कॉइल्ड है, आई हैव जस्ट कॉइल्ड इट, मैंने सिर्फ इसको कॉइल किया है। कॉइलिंग के बाद सुपर कॉइलिंग स्वयं होगी। स्वयं देखो ये आपका पूरा कॉइल हो गया, फिर सुपर कॉइल हो गया। और इस सुपर कॉइल को भी मैं गोला बना के सेफली देना था किसी का दुपट्टा, वापस एकदम चूरमा ही बना दिया है इसका। हरियाणा के सूरमा ने चूरमा बना दिया है। अब मेरे भाई जो डीएनए पहले इस पूरे बोर्ड को घेर के बैठा था, इतना चौड़ा था,
है ना, एक डबल बेड चादर जितना था, उसका मैंने गिट्टा बना दिया है। एंड सेम थिंग हैपेंस विद डीएनए, कि एक डीएनए इतना लंबा दिखाई देता है मेरे भाई 2.2 मीटर का, तो 1 माइक्रोन के न्यूक्लियस में कैसे फिट हुआ, ऐसे फिट हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा इज्जत से ठीक कर देते हैं। ठीक तो ये नहीं होगा, इसकी तो 32 ही बन गई है लंबी, पर कोई बात नहीं, है ना, ठीक करना पड़ेगा भाई, वरना लोगों का इंसानियत पे से विश्वास उठ जाएगा। यस, जय हो, है ना, बात समझ में आ गई। डीएनए कैसे पेन रख के भूल गया, हाँ बात समझ में आ गई ना मेरे भाई। ओवरऑल जो है बात यही है, इसको एक बार देख लो बस ऊपर ऊपर से, आराम से मेरी बात सुनो, मैं दोबारा समझाऊंगा, आराम से सुनो। मैं कह रहा हूं डीएनए का जो डायमीटर था ये 2 नैनोमीटर था। 2 नैनोमीटर मतलब गुरुजी, कल आपने डायमीटर जो था वो तो 20 एंगस्ट्रॉम बताया था। अरे एक ही तो बात है मेरे मुन्ना, एक ही तो बात है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम बताया था, रेडियस 10 एंगस्ट्रॉम बताया था। तो जो 20 एंगस्ट्रॉम है उसको प्यार से 2 नैनोमीटर ही तो कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। अब ये जो डीएनए है इसको मैंने 5 गुना लपेट दिया, यानी इसको मैंने क्या कर दिया, 10 नैनोमीटर का बना दिया। 10 नैनोमीटर का बना दिया सर, 2 से 10 मतलब जितने इलाके में पहले 2 नैनोमीटर डीएनए आ रहा था उतने इलाके में अब 10 नैनोमीटर डीएनए आ पा रहा है। मैं जो है बहुत ज्यादा इसको पैक कर चुका हूं, तो मैंने न्यूक्लियोइड बना दिया, है ना, न्यूक्लियोसोम बना दिया यहां पे टेक्निकली, है ना, न्यूक्लियोसोम बना दिया, न्यूक्लियोसोम। फिर मैंने क्या बना दिया, सोलेनॉइड बना दिया, यानी कॉइलिंग कर दी, तो 3 गुना और पैक हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, क्रोमेटिन बना दिया। फिर मैंने क्रोमेटिड बना दिया, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती है, और फिर उसको डबल फोल्ड किया तो 2 क्रोमोसोम बन गए। अर्थात मैंने क्या किया, आराम आराम से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, थोड़ा सा टफ लग सकता है टॉपिक, लेकिन जब पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाया। न्यूक्लियोसोम बनाया मैंने यहां पर, यानी कि मैंने डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड लपेट दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बनाया, सोलेनॉइड बनाया, यानी कई सारे जो आपके न्यूक्लियोसोम्स थे इनको मैंने साथ रख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्रोमेटिन बनाया, यानी इनको और पास पास ले आया मैं, और पास पास ले आया। ठीक है, और पास पास ले आया, ये मैंने किया है, एकदम पास पास ले आया। फिर मैंने क्या बनाया, फिर मैंने एक क्रोमेटिड बनाई, यानी और पैकेजिंग करके क्रोमेटिन को क्रोमेटिड में कन्वर्ट कर दिया। क्रोमोसोम की एक पूरी की पूरी आर्म मैंने बना दी। ठीक है, आराम से देखिए, दिस इज डीएनए, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। फिर मैंने क्या बनाया, फिर मैंने बनाई एक न्यूक्लियोसोम, यानी कि यहां पे हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए लिपटा हुआ है। फिर मैंने क्या बनाई, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम पे न्यूक्लियोसोम जोड़ता गया, पूरी की पूरी क्रोमेटिन धीरे धीरे बनती गई। करेक्ट है, करेक्ट है। फिर मैंने और इसको पैक किया, और इन क्रोमेटिन्स के जो न्यूक्लियोसोम थे इनको भी मैं पास पास ले आया, इनके बीच की दूरी कम कर दी, इनको और पास पास ले आया, राइट, इनको और पास पास ले आया। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला, और धीरे धीरे पैकेजिंग होते होते मैंने क्या किया, क्रोमेटिड बनाया, एक क्रोमेटिड बनाई, एक क्रोमेटिड बनाई आपके क्रोमोसोम की, और उसके आगे चलते चलते मैंने क्या बनाया, पूरा क्रोमोसोम बना दिया, पूरा क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड थी। तो ऊपर एक ही क्रोमेटिड बनाई थी मैंने, नीचे मैंने क्या किया, 2 क्रोमेटिड बना दी, नीचे मैंने क्या कर दी, 2 क्रोमेटिड बना दी। ठीक है, ये मुझे देखने को मिला। दिस इज कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, दिस इज कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यानी मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले आपका जो डीएनए था, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका जो डीएनए था जिसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास का था, इससे मैंने न्यूक्लियोसोम तैयार किया, यानी इसको ऑक्टामर के अराउंड लपेटा। फिर कई सारे न्यूक्लियोसोम को जोड़ जोड़ के मैंने सोलेनॉइड बनाया, और उनको पास पास लाके क्या बनाई, एक क्रोमेटिन बनाई, जिसका स्ट्रक्चर हमने बनाया भी था, बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया भी था। फिर आपका क्या हुआ, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बनाई, और क्रोमेटिड को फिर डबल कर दिया, क्रोमेटिड को डबल कर दिया तो 2 क्रोमेटिड आपकी तैयार हो गई, पूरा क्रोमोसोम आपने यहां पर तैयार किया। करेक्ट, यहां पर आपने तैयार किया। दिस इज द गेम। यानी अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिख सको तो भी ठीक है। तो पहले आपका 2 नैनोमीटर का डीएनए था, फिर 10 नैनोमीटर, फिर 30 नैनोमीटर, 70, 700 एंड 1400, क्योंकि यहां पे 700 का 1400 जस्ट आपने डबल फोल्ड किया है। समझ लीजिए, ये मेरे पास एक क्रोमेटिड थी,
एक क्रोमेटिड, और मेरे को 2 क्रोमेटिड बनानी है क्रोमोसोम में, तो मैंने 2 क्रोमेटिड बना ली। तो जितना भी आपका यहां पर डायमीटर था इसको डबल कर दिया, तो आपका 700 से 1400 हो गया। तो ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें तो यहां पर बीच बीच में छोटे छोटे जंप्स लगे हैं। 5x जंप लगा है, 2 से 10 हुआ तो 5 गुना बढ़ा, 10 से 30 हुआ 3 गुना बढ़ा, 30 से 70 हुआ लगभग 2.5 गुना बढ़ा, 70 से 700 10 गुना बढ़ा। तो मैक्सिमम आपका जो जंप है ये कहां पर आया, मैक्सिमम जंप जो है पैकेजिंग में कहां पे आया, जब क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बना। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जंप यहां पे आया, सबसे ज्यादा पैकेजिंग यहां पर हुई। तो यहां पर क्या लग रहे होते हैं, NHC प्रोटीन्स लग रहे होते हैं। यहां पे क्या लग रहे होते हैं, हाई लेवल की पैकेजिंग पे NHC प्रोटीन लग रहे होते हैं। इससे पहले आपके क्या थे, हिस्टोन 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 लाल लाल दिखाई दे रहे थे, जिनसे आपने हिस्टोन ऑक्टामर बनाया था। यहां आपको NHC प्रोटीन आते हुए दिखाई दे जाते हैं। बीच बीच में आप NHC प्रोटीन चाहो तो बना सकते हो रेफरेंस के लिए। करेक्ट, ये आपने देखा। ये नंबर चाहो तो याद मत करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे डीएनए की प्रॉपर पैकेजिंग हुई। डीएनए से आपने न्यूक्लियोसोम बनाया, फिर सोलेनॉइड बनाया, फिर क्रोमेटिन, फिर क्रोमेटिड, और उसके बाद आपका क्रोमोसोम बना। आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्रोमोसोम जो है इसमें 2 क्रोमेटिड होती हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो ये हमें पहले से पता है। क्रोमेटिड जो है इसके अंदर डीएनए पैकेज्ड होगा, प्रोटीन्स वगैरह होंगे, यानी इसमें क्रोमेटिन होगा। उसके बाद सोलेनॉइड, बीच में बस आपका एक शब्द था जो कि आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। एंड न्यूक्लियोसोम और डीएनए भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से। यानी अगर ये छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। बस ये प्यारा सा डायग्राम था जिससे मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है कि यहां पे क्या हुआ। तो बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, दैट इज टोटली योर कॉल। जो अपने शानदार बच्चे होंगे उन्होंने पहले ही बना लिया होगा, वो मेरे साथ साथ ही बनाते चले होंगे। पर मेन चीज ये है कि आपका डीएनए कॉइल कैसे हुआ वो आपको समझना था, जो हमने दुपट्टा कंसेप्ट से समझ लिया कि एक टाइम के बाद डीएनए को इतना हम लोग क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं कि अगर आप उसे छोड़ोगे भी तो खुलने की जगह क्या हो जाएगा, उल्टा कॉइल हो जाएगा। जो हमने सुपर कॉइलिंग दिखाई थी, सुपर कॉइल हो जाएगा। खुद ही अपने आप में जो है एक के ऊपर एक जो है स्ट्रैंड चढ़ने लगेंगे और पैकेज होने लगेंगे। यस, ये आपने देखा। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आइए, यहां तक की बात सबको समझ में आई? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? तो एक बार फटाफट बताइए जिससे हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकें। मैं दोबारा आपको पूरी बात समझा देता हूं, दोबारा पूरी बात समझा देता हूं। यूकैरियोट्स के केस में, भाई यूकैरियोट्स के केस में भी डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो उसको पैक करने के लिए आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स चाहिए, जो कि है हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। लोअर लेवल की जब पैकेजिंग होगी तो हिस्टोन प्रोटीन्स विल कम इनटू पिक्चर, और हायर लेवल की जब पैकेजिंग होगी तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स विल कम इनटू पिक्चर। जब क्रोमेटिड या क्रोमोसोम बनना होता है तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन अपना जलवा आकर के बिखेरते हैं हायर लेवल की पैकेजिंग में। ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तभी क्या करते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज डीएनए को होल्ड कर पाते हैं। तो हिस्टोन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों था, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स की तादाद ज्यादा थी, लाइसिन आर्जिनिन की तादाद ज्यादा थी। तो आपके अलग अलग हिस्टोन्स आकर के, हिस्टोन्स की 8 यूनिट्स आकर के एक ऑक्टामर बना लेती है, उसे हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। 2 यूनिट है H2A की, 2 यूनिट है H2B की, 2 यूनिट है H3 की, 2 यूनिट है H4 की। इन्होंने मिलकर के एक ऑक्टामर बना लिया, और ये ऑक्टामर जो है इस पे आपका डीएनए लिपट जाता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर है, इस पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए लिपट जाता है। एंड मेरे दोस्त यहां पे डीएनए जो है 2.25 राउंड्स लगाता है, और 200 बेस पेयर जो है एक इस ऑक्टामर के अराउंड लिपट जाता है। और 2 जो आपके न्यूक्लियोसोम है इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में आपको लिंकर हिस्टोन की जरूरत पड़ती है। और ये जो स्ट्रक्चर है बीड ऑन स्ट्रिंग टाइप होता है, जैसे किसी माला में मोती लगे हुए हो, तो जो मोती है वो है आपके न्यूक्लियोसोम, और जो माला का धागा है इसे हम डीएनए कह सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा। यहां पर देखिए, सबसे पहले डीएनए जो था खुला खुला धागे की फॉर्मेट में प्रेजेंट था, फिर इसने एक न्यूक्लियोसोम बनाया, यानी डीएनए जो है एक आपके ऑक्टामर के अराउंड लिपट गया, फिर कई ऑक्टामर पास पास आके जुड़ गए, फिर ये कई ऑक्टामर जो है ये और पास पास आकर के और कंडेंस हो गए, फिर क्रोमेटिड बना, और फिर आपका क्रोमोसोम बना। बस इतना ही याद करना है, कोई टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है। कोई बस आपसे ये सवाल पूछ ले, एम्स में एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि सबसे ज्यादा पैकेजिंग कौन से स्टेप पे होती है, जब आपका क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बना तब सबसे ज्यादा पैकेजिंग होती है 10 गुना, उसके अलावा नहीं। ठीक है, आइए इसी चीज को एक बार एनसीईआरटी में समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आराम से देखिए, यूकैरियोट्स में ये जो डीएनए की पैकेजिंग है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहां पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन चाहिए होते हैं, जहां बेसिक अमीनो एसिड्स ज्यादा देखने को मिले, जिनमें अमीनो ग्रुप ज्यादा हो, इन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोन जो है दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनमें अमीनो ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो मेरे भाई 8 मॉलिक्यूल जो है
आपके अलग अलग हिस्टोन्स के आ जाते हैं, 2 H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के, 2 H4 के, और ऑक्टामर बन जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके अराउंड डीएनए रैप हो जाता है और बना लेता है एक न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए रैप हो जाता है और 1.25 चक्कर लगाता है। और मेरे भाई फिर आपकी बन जाती है क्रोमेटिन, जो कि आपका क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नाम है क्रोमाटिन। क्रोमा मतलब कलर हो सकती है, यानी कि इस पे डाई डाली जा सकती है। और मेरे भाई ये जो न्यूक्लियोसोम है ये आपके बीड जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो मैं आपको अभी एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, तो न्यूक्लियोसोम जो है ये बीड जैसे दिखाई देते हैं और जो धागा है वो आपका क्या होता है, डीएनए। तो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है आपका क्रोमेटिन में, यहां पर आपका कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड मेटाफेजिक क्रोमोसोम भी आगे चल के बन जाता है, यानी धीरे धीरे डीएनए पैक होता जाएगा और आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम बना लेगा जहां प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम बनाने की बारी आती है, जब हाई लेवल की पैकेजिंग होती है, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। अभी हमने क्रोमेटिन जो है इसके 2 टाइप्स नहीं पढ़े हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहां यह है हिस्टोन ऑक्टामर, इसके ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए, और यह है आपका H1 लिंकर हिस्टोन। यह है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक डायग्राम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहां बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यानी यहां आपको बीड्स देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी बीड्स हैं। व्हाट आर दीज बीड्स? दीज बीड्स आर बेसिकली योर न्यूक्लियोसोम्स, और इनके बीच का जो धागा है ये क्या है, आपका डीएनए है, जो मिलकर के ओवरऑल एक क्रोमेटिन नाम का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। ये हमने देखा। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या कहते हो दोस्तों, इतनी बात के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए? यस और नो, एक बार फटाफट बताइए। यस, आराम से देखिए, आराम से देखिए मित्र, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 30 सेकंड का पोल मैं लगा देता हूं, 30 सेकंड नहीं, न्यूमेरिकल है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, और ज्यादा टाइम ले लो, मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। आराम से सोचिए, सवाल पढ़िए। सवाल में कविराज ये पूछते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। अगर ह्यूमन सेल नॉर्मल दे रखा है तो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल आप लेंगे, जनरल ह्यूमन सेल आप लेंगे, तो आपने डिप्लॉयड सेल लिया, डिप्लॉयड सेल लिया। क्या पूछा? फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। सवाल का क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, आराम से समझिए भाई। अगर हम बात करें तो डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर डीएनए लिपट जाता है एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड। तो कितने न्यूक्लियोसोम होने चाहिए, देख लो भाई, 2 0 काट दो, 10⁻⁷ आ गया, 2 से यहां ये काट दो, क्या आ गया, 3.3 आ गया। तो 3.3 इंटू 10⁻⁷ आपका आंसर आ गया। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो 3.3 इंटू 10⁻⁷, अगर मैं इसको, तो 3.3 देख लो सबसे पहले, तो 3.3 एक में ही है, 33 मिलता जुलता नंबर यही है। तो इसको अगर मैं 10⁻⁶ कर दूं, अगर पावर 1 कम कर दूं तो नंबर 1 बढ़ जाएगा, है ना, यानी 33 हो जाएगा। तो 33 इंटू 10⁻⁶, इसे मिलियन कहते हैं, तो 33 मिलियन आपका उत्तर आ जाता है, 33 आपका उत्तर आ जाता है, 33 मिलियन। तो उत्तर क्या हो जाता है, मिस्टर चूरा बच्चन आ जाएगा, मिस्टर सी आ जाएगा। आसानी से कर लेते, ये तो मैंने टाइम ज्यादा दे दिया, अदरवाइज ये सवाल इतना बड़ा थोड़ी था, देख के ही पता लग जाता। तो आंसर क्या आ गया, मिस्टर सी आ गया। लगभग 74% बच्चों ने, 73% बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, वेरी गुड। ये दूसरा सवाल अभी आप कर नहीं पाएंगे, ये सवाल जो है आप कर लेंगे। पहले मैं आपको लेबलिंग दिखा देता हूं थोड़ी अच्छे तरीके से। ये है आपका लेबल ए, ये है आपका लेबल सी, एंड ये है आपका लेबल बी। ठीक है, फटाफट बता दीजिए कि ए बी सी क्या है। 30 सेकंड का ही मैं टाइम दूंगा, क्योंकि लेबलिंग वाला है तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, रिफर द फिगर एंड एबीसी के बारे में बता दो ना, ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो ए जो है ये क्या है, गोला है, यानी ऑक्टामर है, तो ए जो है हिस्टोन ऑक्टामर है, तो डीएनए कट जाएगा, डीएनए कट जाएगा। बी जो है ये लिपटा हुआ डीएनए है, तो बी जो है आपका डीएनए है, बी जो है आपका डीएनए है, एक में ही है, H1 हिस्टोन नहीं है, तो ये कट जाएगा। और आपका सी जो है वो H1 लिंकर है, सी जो है ये H1 लिंकर है, तो आपका उत्तर जो है मिस्टर 3 आ जाता है, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से आप सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, बहुत इजी है, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने बहुत प्यार से निकाल लिया है। ठीक है, अब ये सवाल रिवर्स है। अब ये मैंने आपको सुबह ही कैलकुलेट करके दिखाया था, मतलब जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो ये सवाल रिवर्स है। आपको मैंने बताया था कि अगर इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है और दो जो आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इकोलाई में डीएनए की, 1.36 mm। उल्टा दे रखा है, 1.36 mm डीएनए की लेंथ है, बोल रहा है बताओ कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर।
तो क्या हम सीधा सीधा कर देंगे? लगभग 90% लोगों ने कर दिया है। क्या ये सवाल हम सीधा सीधा कर देंगे? 15 सेकंड का पोल दूंगा सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको आंसर बता ही दिया है भाई। 4.6 इंटू 10⁻⁶ ही होगा, क्योंकि इसी से हमने 1.36 mm आंसर निकाला था, एनसीईआरटी में गिवन है। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, दैट्स फाइन। आप हो सकता है कह रहे हो कि 1.36 नहीं सर, मेरा आंसर तो 1.4 आ रहा है, हो सकता है। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में बीच में ही चुपके से बात डाल दी है और निकल गया है ऑथर, छोटी सी बात लिख के। तो सवाल आएगा तो जवाब ऐसा ही होगा। तो उत्तर क्या आता है? मिस्टर डी आ जाता है। मिस्टर डॉक्टर बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस, ये आपने देखा, ये आपने जाना, करेक्ट। अभी मैंने ध्यान दिया, जब मैं कैमरे में देख रहा हूं तो मेरी बीच की मांग बनी हुई थी अभी तक। अभी मैं सच में कविराज लग रहा था, है ना। ब्लंडर कर दिया है, कोई बात नहीं, सब चलता है दोस्त, बस आगे मत करना। लगभग 90% दोस्त, कोई ब्लंडर नहीं है। अच्छा है यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड। ये सारे सवाल अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए ये सवाल सॉल्व करिए, 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए। सवाल है असर्शन रीजन। कवि यहां पर पूछते हैं, असर्शन में कहते हैं हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज। क्या हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? बिल्कुल सर। तो असर्शन करेक्ट है। पॉजिटिवली चार्ज इसीलिए हैं क्योंकि इनमें बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जैसे लाइसिन और आर्जिनिन, इसीलिए ये होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों बातें भी करेक्ट हैं एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो भी ठीक है। तो असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए आपका उत्तर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था कि भैया हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन क्यों? दे आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दे कंटेन अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, यानी लाइसिन और आर्जिनिन की इनमें मात्रा जो है खूब सारी पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, उत्तर है मिस्टर ए। लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। आई डोंट थिंक इसमें पोल लगाने की जरूरत है, 5 सेकंड का पोल लगा देते हैं, चलो आपकी खुशी के लिए। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन डैश बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए लिपटा हुआ होता है? गुरुजी 200 बेस पेयर डीएनए लिपटा हुआ होता है। एक ही नंबर है, बाकी सारे मैच ही नहीं कर रहे। यस, तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है आपका मिस्टर ए। पोल को मैं आधे टाइम में यानी 15 सेकंड में ही स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में इतना टाइम लगता ही नहीं है, बनता ही नहीं है इतना सवाल, ठीक है। लगभग 98% लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार। अगला सवाल जो है अभी आप नहीं कर पाएंगे झटपट, ये भी आप नहीं कर पाएंगे अभी, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। टाइम क्या हुआ है देखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग और मैं अपना फोन नीचे रख चुका हूं। 1 सेकेंड, 2:22 टाइम तो है दोस्त, 8 मिनट का टाइम है। क्या करें, आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे? फटाफट बताओ। पोल इज नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टूडियो भी नया है तो हो सकता है हमारे एंड पे हो गया हो, है ना। क्या किया जाए मेरे भाई? कल पढ़ें, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अभी। हम आई एम लाइक इन प्लानिंग समथिंग बिग, है ना। हम लोग कुछ बड़ा आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा डिस्कशंस है। तो अगर आप कहोगे तो कल कर लिया जाएगा, है ना। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, तो कल खत्म कर देंगे, है ना। और कल ही डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव किया गया उसकी डिस्कशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो वो टॉपिक हमारा आज का, या मान के चलो कि आज जो हमने छोड़ा है वो इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक हमारा प्रोटोगेटिव है टू अंडरस्टैंड डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। अगले वीक में वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट द सेंट्रल डॉगमा। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि पोस्ट सेंट्रल डॉगमा जितनी चीजें हैं वो हमारी खत्म हो जाए, राइट। यानी आने वाले 15 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादातर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो रैप हो रहे हैं। बिकॉज अभी सच में अभी आई हैव अ बैच जिसकी एंड डेट आ चुकी है, तो इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इट्स कॉल्ड लक्ष्य 2.0। एंड उसके अलावा अर्जुना भी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हमारे पास पूरा जनवरी बचेगा और पूरा फरवरी बचेगा टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। तो मैं मार्च तक तो सिलेबस जाने ही नहीं दूंगा। और अगर आपने साथ निभाया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हुए चले गए, तो लिटरली आप जिस दिन बोलोगे कि हम एक डेडलाइन डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट वीक, एक बार बस ये खत्म हो जाए बैच, तो डेडलाइन डिसाइड कर लेंगे। आप बोलोगे कि सर डेडलाइन आप रखो 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी तक भी आप कहोगे तो अच्छे तरीके से सिलेबस हो जाएगा। तो हम 2 चैप्टर पैरेलली चला देंगे इफ यू अलाउ,
कि इकोलॉजी और वो जो आसान चुटुर पुटुर चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो हम पैरेलली चला देंगे और उसके साथ साथ हम अपनी जेनेटिक्स लेके भागते रहेंगे। तो जैसा आप बोलोगे वैसा काम हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। ऑलराइट, चल, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। आज जनरली कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, लेकिन 15-20 मिनट मैं इस हफ्ते ही एक एक्स्ट्रा क्लास लेके कंपनसेट कर दूंगा आराम से। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको ऐसे। आई वैल्यू योर टाइम, आई रिस्पेक्ट योर टाइम। तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार कॉपी हो गए हैं स्लाइड, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी होगा, जब भी आप कह रहे हैं कि जिस भी दिन कंप्लीट करना है, एक बार बैठ के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीक। इस वीक मैं थोड़ा सा पैक्ड हूं चीजों में, क्योंकि आप लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है, तो मुझे ऑलमोस्ट डेली ही ऑफिस आना पड़ रहा है। तो मेरी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग का जो टाइम था वो थोड़ा सा किल हुआ है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि जो हम लेके आ रहे हैं दैट इज इवन मोर बेटर। तो वही है कि कहीं से टाइम चुरा के कहीं पे दिया जा रहा है, तो जहां दिया जा रहा है वो वैल्यूएबल होना चाहिए बस, जिससे मन में मलाल ना रह जाए, राइट। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जिस दिन आप बोलोगे उस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके लिए जो भी क्लासेस लगेंगी वो हम लोग प्लान कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मुलाकात होगी बहुत जल्द, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।